So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन डी को कंटिन्यू करने वाले हैं ऑफ 2023 पेपर इन बायोलॉजी बोर्ड बस्टर सीरीज। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने दो पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दो पेपर्स का डिस्कशन 2024 2025 वाले पेपर का। 2023 के पेपर का हम लोग ऑलरेडी सेक्शन ए बी और सी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन ए किया था एंड सेकंड वीडियो जो आई थी यानी कि जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर सेक्शन बी और सेक्शन सी हमने कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन डी को जो है वो बेसिकली कवर करने वाले हैं। अब सेक्शन डी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेंगे दो क्वेश्चंस। ठीक है, दो क्वेश्चंस केस बेस्ड। ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन इज 4 मार्क्स ईच। ठीक है, तो पहले फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्टडी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो ऑफ द अर्थ विद रीजन्स मार्क्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये बेसिकली आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है अर्थ का एंड आपको यहाँ पर रीजन्स दिखाए हुए हैं ए एंड रीजन बी। ठीक है, आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर देने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ए क्या बोला हुआ है, राइट द ऑब्जर्वेशंस मेड रिगार्डिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी व्हेन मूविंग फ्रॉम रीजन ए टू रीजन बी। ठीक है, यानी कि ये जो रीजन ए है, जब इस रीजन ए से रीजन बी की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगी रिलेटेड टू स्पीशीज डाइवर्सिटी, आपको वो बताना है। प्लस आपको रीजन भी बताना है, यानी कि वो जो वेरिएशंस आपको देखने मिल रहे हैं या जो भी आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है, आपको क्यों देखने को मिल रही है वो आपको बताना है। सेकेंड पार्ट इज stating the reason, mention the approximate number of bird species recorded in India। ठीक है, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज बताना है इंडिया के अंदर जो है प्रेजेंट, एंड आपको उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, और नेम द रीजन इन द वर्ल्ड दैट रिकॉर्ड्स द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड मेंशन व्हाई, यानी कि ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है, वो रीजन का आपको नाम बताना है एंड आपको रीजन बताना है कि वहां पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है। ठीक है, चलो अब एक एक करके इनको देखते हैं, फिर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ओके। सो अब अगर सबसे पहला पार्ट की बात करें, वहां पर आपसे स्पीशीज डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग पूछा हुआ है कि जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगे। अब देखो क्या है, जो ए है वो क्या शो कर रहा है, दैट इज शोइंग द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, एंड जब ए से बी की तरफ जाएंगे दैट मीन्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इक्वेटर से कहाँ पे जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं। अब जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी, ठीक है, जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी वहां पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमको देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों होगा, बेसिकली ऐसा क्यों होगा, एक तो क्या होगा देखो, जो क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी है वो इक्वेटर इक्वेटर वाले जो रीजन्स है, ठीक है, जो इक्वेटोरियल रीजन्स है वहां पर स्टेबल टेम्परेचर देखने मिलेगा। ठीक है, हाई रेनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। तो सर्वाइवल वहां पर क्या है, बेसिकली वो सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, हाइयर स्पीशिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा इक्वेटर पे क्या होगा, हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, क्या होगा बेसिकली वहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। अब देखो रीजन क्या क्या लिखे हुए हैं वो देखते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम रीजन ए टू रीजन बी, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके रीजन क्या क्या है, लेस कांस्टेंट मीन एनुअल टेम्परेचर, यानी कि जो रीजन बी है वहां पर जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो लेस कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि वहां पर काफी वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। लेसर हैबिटेबल लैंड एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ लेसर सोलर एनर्जी। ठीक है, वहां पर क्या होगा, बेसिकली लेसर सोलर एनर्जी होगी। दैट मीन्स कि वहां पर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, बेसिकली कम हो जाएगी, मैंने आपको बताया। ठीक है,
एंड इक्वेटोरियल रीजन्स की तरफ स्टेबल क्लाइमेट था। यहाँ पर जो है क्लाइमेट स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, वहां पर जो यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी रीजन आप लोग लिख देंगे तो आपको वहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था? ये 3 मार्क्स में पूछा हुआ था, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में ही यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज रिकॉर्डिंग इन इंडिया, अराउंड 1200, ठीक है। अराउंड 1200 बर्ड स्पीशीज जो है वो इंडिया के अंदर जो है एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा क्यों है इतना लार्ज नंबर? बिकॉज इंडिया जो है इट इज इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है, ठीक है। सो इस वजह से वहां पर एक हाइयर नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, नेम द रीजन इन द वर्ल्ड दैट रिकॉर्ड्स द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड मेंशन व्हाई। अब ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगी? वो देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल रीजन में अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन के अंदर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगी? वहां पर आपको ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब उसका क्या रीजन हो जाएगा? रीजन लिख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर है ना। यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली वार्म एंड स्टेबल क्लाइमेट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वार्म एंड स्टेबल क्लाइमेट हो जाएगा। दैट मीन्स वहां पर जो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी वो काफी हाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हाई रेनफॉल भी देखने को मिलेगी इस रीजन में, हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ रीजन आप लोग लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एंड क्योंकि ये 1 मार्क्स में तो इतना भी आपके लिए लिखना बहुत रहेगा। एक और रीजन आप लिख सकते हैं, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, ठीक है, दस फेवरिंग स्पीसिएशन, ठीक है। तो ये आप लिख के आएंगे, आपको वहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक या दो रीजन आप लिखा, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन अ सेल सिस्टम एज अ प्रोटीन और एंजाइम। अब जो जीन होता है ना वो सेल सिस्टम में खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है? एज अ प्रोटीन और एज एन एंजाइम एक्सप्रेस करता है। हाउ डज एन एक्सप्रेशन ऑफ जीन अकर इन अ सेल सिस्टम, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन सेल सिस्टम के अंदर किस तरीके से अकर कर रहा है, एंड व्हेन डज इट नीड टू अकर, okay, and how the gene expression is regulated in a prokaryotic cell system was studied by the combined effort of Jack Monod, the biochemist, and Francis Jacob, the geneticist, ठीक है। यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन किस तरीके से होता है सेल सिस्टम के अंदर, एंड कब वो होना चाहिए, एंड किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन रेगुलेटेड होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल सिस्टम के अंदर, वो किसने स्टडी किया था? वो जैकब और मोनोड ने स्टडी किया था, फॉर देयर वर्क ऑन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई, ठीक है। यानी कि उन्होंने किसके ऊपर काम किया था? उन्होंने काम किया था लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर ई कोलाई में। And introducing the concept of lac operon, they were awarded the Nobel Prize in 1965, ठीक है। उन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट लैक ओपेरॉन, ठीक है, एंड उनको नोबेल प्राइज मिला था 1965 में, ठीक है। आप इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज लैक ऑपेरॉन said to be a transcriptionally regulated system, ठीक है। यानी कि जो लैक ऑपेरॉन होता है उसको ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम क्यों बोला जाता है? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर protein does not bind to the operator region and allow RNA polymerase to transcribe the operon, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है, जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं करेगा, एंड जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इजीली ऑपेरॉन को ट्रांसक्राइब
कर पाएगा, ठीक है। यानी कि लैक्टोज की प्रेजेंस में वहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा एंड आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ऑपेरॉन को ट्रांसक्राइब कर पाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा वहां पर, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम हो जाएगा। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। क्या लिखा हुआ देखो, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है। यानी कि दोनों सी स्टेटमेंट्स क्या लिखे हैं, ऑपोजिट लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ कि इसलिए वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, जब लैक्टोज का एब्सेंस होगा तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर जाएगा। दैट मींस वो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज को ऑपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन करने से, ठीक है, उसको ट्रांसक्राइब करने से रोक देगा, उसको प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ऑपेरॉन लैक्टोज का प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ऑपेरॉन ट्रांसक्राइब होगा या नहीं होगा वो वेरी कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो दैट दैट इज व्हाई लैक ऑफ ऑपेरॉन जो है इट इज सेड टू बी अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज सेड दैट द लैक ऑफ ऑपेरॉन has to be operational at a very low level in the bacterial cell all the time justified। अब देखो ऐसा बोला जाता है कि जो लैक ऑपेरॉन है ना वो बहुत लो लेवल पे ऑपरेशनल रहना चाहिए बैक्टीरियल सेल में हमेशा, ठीक है। यानी कि हमेशा ही वो एक लो लेवल पे क्या होना चाहिए, ऑपरेशनल रहना चाहिए बैक्टीरियल सेल में। ऐसा क्यों है, ठीक है। अभी देखो आपसे कितने मार्क्स में पूछा हुआ है, दिस इज आस्क्ड फॉर 1.5 मार्क्स, ठीक है। 1.5 नहीं, 0.5 मार्क्स में आपसे पूछा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ओके, देखो आंसर क्या होगा इसका, प्रेजेंस ऑफ परमेज एंजाइम कोडेड बाय जीन वाई is required that allows lactose to enter the cell for switching on the operon so that lactose enter inside the cell, ठीक है। देखो जो परमेज एंजाइम होता है ना उसका प्रेजेंस, ठीक है, इट इज कोडेड बाय जीन वाई, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और वो क्या हेल्प करता है, इट अलाउज लैक्टोज टू एंटर द सेल, ठीक है। वो लैक्टोज को सेल के अंदर एंटर करने में हेल्प करता है ताकि जो ऑपेरॉन है वो स्विच ऑन हो सके, ठीक है। दैट मीन्स लैक्टोज जो है वो सेल के अंदर एंटर कर सके, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो लैक ऑपेरॉन है वो हमेशा ही बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या रहे, ऑपरेशनल रहे, बट बहुत ही लो लेवल पे ऑपरेशनल रहे, ठीक है। ओके, अब देखो 0.5 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो इससे ज्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे, जितना आपसे पूछा है उतना लिखो एंड खत्म, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाई इज द रेगुलेटर जीन इन द लैक ऑपेरॉन मार्क्ड एज आई जीन। अब जो रेगुलेटर जीन होता है उसको एज अ आई जीन क्यों मार्क किया होता है, आई जो होता है ना इट स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर, ठीक है। दैट मीन्स दिस जीन ट्रांसक्राइब्स रिप्रेसर प्रोटीन विच बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट एंड स्विच ऑफ द ऑपेरॉन, ठीक है। अब ये क्या करता है बेसिकली, ये जीन क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को ट्रांसक्राइब करता है। अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ में एंड ऑपेरॉन को क्या करता है वहां पर स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है। ये मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, तो ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, या इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इतना हम लोग लिखेंगे, हमको वहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी कितने मार्क्स का है, 0.5 मार्क्स का है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लैक ऑपेरॉन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर इन द कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि कल्चर मीडियम ऑफ बैक्टीरिया में लैक ऑपेरॉन इन द एब्सेंस ऑफ ऑपरेटर इंड्यूसर, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर वहां पर किस तरीके से होगा वो आपको डायग्राम बनाना है। अच्छा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लैक ऑपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर इन द कल्चर मीडियम, यानी कि आपको दोनों ही सिनारियोज यहाँ पर पूछ लिए है उन्होंने, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब देखो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होगा, यहाँ पर ये जो रिप्रेसर एमआरएनए है, ठीक है, वो वहां पर क्या करेगा बेसिकली, ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा एंड वो क्या करेगा बेसिकली ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में तो यही होगा, क्या करेगा बेसिकली रिप्रेसर जो होगा वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। बेसिकली ऑपेरॉन का ट्रांसक्राइब करने से प्रिवेंट करेगा वहां पर, क्यों
प्रिवेंट करेगा, क्योंकि वहां पर ये जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में, अब ये मैं यहाँ पर इतना डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको लास्ट पेपर्स के सेशन के अंदर, लास्ट पेपर्स के डिस्कशन के अंदर ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अब देखो इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर वहां पर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर वहां पर ये रिप्रेसर एमआरएनए था। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इंड्यूसर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंड्यूसर की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव रिप्रेसर होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा, बेसिकली इनएक्टिव रिप्रेसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, लैग एमआरएनए फॉर्म होगा, एंड वहां पर उसके बाद में वो ट्रांसलेट करके क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज वहां पर फॉर्म होगा। ठीक है, वहां पर ये क्या हो जाएंगे, बेसिकली फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, चल आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स आपके लिए डायग्राम, क्योंकि ये दो पेपर्स, अभी तक हम लोगों ने तीन पेपर्स डिस्कस किया, दो पेपर्स के अंदर आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ओके। सो इसी के साथ में है वी आर डन विद आवर सेक्शन नंबर डी ऑल्सो। अब यहाँ से जो है बेसिकली हमारा सेक्शन नंबर ई स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ई के अंदर आपको तीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स ईच। दैट मीन्स ये वाला सेक्शन 15 मार्क्स का है, एंड एवरी क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट ए। ठीक है, ए का फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, व्हेन एंड हाउ डज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बिगिन, यानी कि जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है वो कब स्टार्ट होता है एंड कैसे स्टार्ट होता है वो आपको बताना है। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड यूट्राइन मसल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग पार्चुरेशन, एक्सप्लेन। ठीक है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड जो यूट्राइन मसल्स है वो पार्चुरेशन के दौरान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको उनका रोल बेसिकली एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन देनी है। थर्ड पार्ट आपसे पूछा हुआ है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल mammals. Given below is a diagrammatic sectional view of a memory gland. ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर एक मेमोरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है। ठीक है, इन अ ह्यूमन फीमेल, आइडेंटिफाई पार्ट्स 1, 2 एंड 3 एंड मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। ठीक है, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आइडेंटिफाई करना है, दैट मीन्स उनका लेबलिंग करना है एंड फंक्शन बताना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन अच्छा आपसे कहाँ से पूछा हुआ है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि ऑप्शन में इसमें जो पूछा होगा आई गेस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा होगा, है ना। देखते हैं, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से पूछा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, वेंडस एंड हाउ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बिगिन। ठीक है, सो क्या होता है, व्हेन द फीटस इज फुली मेच्योर। ठीक है, देखो अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स तो तभी स्टार्ट होगा ना व्हेन फीटस इज फुली मेच्योर। ठीक है, दैट मींस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड्स। ठीक है, या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या होगा, बेसिकली फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा। हाउ डज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हैपेंस। ठीक है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ओरिजिनेट इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम अ फुली डेवलप्ड फीटस एट प्लेसेंटा। ठीक है, यानी कि क्या होता है, बेसिकली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट होती है। ठीक है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक है, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से जब सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो स्टार्ट हो जाती है, एंड उसके बाद में क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है बेसिकली इनका जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, रहता है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है ड्यू टू एक्शंस ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स। ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से वहां पर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो होता है। अब पार्ट बी की अगर बात करें, पार्ट बी is pituitary gland and uterine muscles play an important role during parturition. एक्सप्लेन। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड और यूट्राइन मसल्स का क्या रोल होता है वो आपको बताना है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, मैंने आपको बोला ना, रिफ्लेक्स की वजह से कुछ सर्टेन हार्मोन जो है वो बेसिकली ट्रिगर होंगे, उनका रिलीज होगा। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होगा, इट विल बी रिलीज फ्रॉम मेटर्नल पिट्यूटरी।
ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल्स। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करेगा, यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करेगा एंड कॉजेस कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्राइस यूट्रस। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, कंटिन्यूअसली ये जो इंटेंसिटी होगा ना, किसका, कॉन्ट्रैक्शंस का इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है बेसिकली, it helps in expulsion of baby out of the uterus। ठीक है, that means that helps in parturition। ठीक है, चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर डायग्राम देखने को मिल रहा है। आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 क्या करना है बेसिकली, मेंशन करना है एंड आपको उनके फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट पार्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट पार्ट इज मेमोरी लूप्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट शोज मेमोरी लोब्स। ठीक है, मेमोरी लोब्स का क्या फंक्शन होता है बेसिकली, दीज हैव क्लस्टर्स ऑफ सेल जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई बोला जाता है। ठीक है, अब सेकंड आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेकंड इज दिस। ठीक है, अब ये क्या होता है बेसिकली, दीज आर मेमोरी एल्वियोलस। ठीक है, दीज आर मेमोरी एल्वियोलस। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं बेसिकली, दे सीक्रेट मिल्क। ठीक है, मेमोरी एल्वियोलस जो होते हैं दे सीक्रेट मिल्क। ओके, एंड पार्ट 3 शोइंग लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, पार्ट 3 शोइंग लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, अब लैक्टिफेरस डक्ट कौन सा रीजन होता है, दिस इज द रीजन थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, दिस इज द रीजन थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन इजी था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अब इसको ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देखते हैं। बी, पार्ट 1, हाउ आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ pollen, anther and stigma of a maize plant suited for pollination by wind। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपको pollination by wind के कुछ फीचर्स यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं पोलन, एंथर और स्टिग्मा के, कौन से प्लांट के, मेज प्लांट के, जो उसको हेल्प करते हैं पॉलिनेशन बाय विंड से। ठीक है, यानी कि विंड पॉलिनेशन में उनको एड करते हैं, वो आपको बताना है। ओके, सो क्या हो जाएगा बेसिकली, आप लोग कुछ पर्टिकुलर उनके प्रॉपर्टीज लिख दोगे। पॉलन्स क्या होते हैं, दे आर लाइट, नॉन स्टिकी एंड दैट मीन्स वो क्या कर सकेंगे, दे कैन ट्रेवल इजीली थ्रू एयर। ठीक है, अच्छा, अब क्या होंगे बेसिकली, दे आर प्रोड्यूस्ड इन एनॉर्मस अमाउंट, बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे ताकि जो वेस्टेज है वो कंपेंसेट हो सके। ठीक है, पॉलिनेशन के दौरान ऐसा थोड़ी है कि सभी पॉलन जो है वो जो रिलीज हुए हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। सो काफी सारे जो पॉलन्स होते हैं वो वेस्ट होते हैं, तो वो कंपनसेट करने के लिए, वो वेस्टेज कंपनसेट करने के लिए काफी लार्ज अमाउंट में, काफी नॉर्मल अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब एंथर्स क्या होंगे, दे आर वेल एक्सपोज्ड। ठीक है, ताकि जो पॉलन्स है दे कैन इजीली डिस्पर्स इनटू विंड करंट्स। एंड स्टिग्मा जो होता है दैट इज लार्ज, ऑफन फेदरी टू ट्रैप एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब वो लार्ज और फेदरी होगा तभी तो वो क्या कर पाएगा, जो एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स है उनको वो ट्रैप कर पाएगा। ठीक है, अगर फेदरी नहीं होगा, लार्ज नहीं होगा, तो वहां पर ट्रैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वहां पर जो विंड पॉलिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, चल, हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट सेकेंड, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट फर्स्ट pollen grains are recovered from fossils। ओके, आपको बेसिकली ये बताना है। सेकेंड, माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट ऑफ अ फुली डेवलप्ड सीड। यानी कि आपको इनको जस्टिफाई करना है दो स्टेटमेंट्स को। ठीक है, pollen grains आर रिकवर्ड फ्रॉम फॉसिल्स एंड माइक्रोपाइल जो है वो सीड कोट जो होता है एक फुली डेवलप्ड सीड का, वहां पर एज अ स्मॉल पोर वो प्रेजेंट होता है। ये आपको क्या करना है, वहां पर जस्टिफाई करना है। सबसे पहले अगर बात की जाए पॉलन ग्रेन्स की, तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि इनके पास में आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसका नाम होता है एक्साइन एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है इसको डिग्रेड करने वाला कोई भी सब्सटेंस अभी तक नहीं बना। ठीक है, दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। कोई भी मटेरियल, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। अब कोई भी एंजाइम अगर इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, दैट मीन्स वहां पर जो पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो वहां पर पॉलन ग्रेन्स हैं वो एज अ फॉसिल स्टोर हो सकते हैं।
ठीक है, एंड वहां पर उनको क्या किया जा सकता है, बेसिकली फॉसिल्स में से रिकवर भी किया जा सकता है। ठीक है, उनको क्या किया जा सकता है, फॉसिल में से रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए सेकेंड पार्ट की, सो माइक्रोपाइल जो होता है वो बेसिकली एज अ स्मॉल पोर प्रेजेंट होगा। उसके फंक्शंस क्या होंगे, इट अलाउज द एंट्री ऑफ वाटर ऑक्सीजन इनटू द सीड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइम पर वो वाटर की एंट्री और ऑक्सीजन की एंट्री सीड में कराने में, ठीक है, क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है। ठीक है, वो बेसिकली अलाउ करता है। ठीक है, सो इसलिए क्या होता है, जो माइक्रोपाइल होता है इट ऑलवेज रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट ऑफ अ फुली डेवलप्ड सीड। ठीक है, चलो इतना आप लोग लिख देंगे, आपको वहां पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, बट कंप्लीट पेपर का देखें सो इट इज क्वेश्चन नंबर 32। पार्ट ए क्या है, अ टाइम बाउंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज फॉलोड फॉर द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री फ्रॉम देयर बर्थ अप टू 10 years of age. A graph plotted below shows the effect of vaccination followed by infection by the same pathogen and the antibody concentration in the blood of the child. अब क्या होता है, एक टाइम बाउंड वैक्सीनेशन जो है, ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम वो हमारी कंट्री में फॉलो किया जाता है कब तक, अप टू 10 years ऑफ एज। अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है, जहां पर आपको इधर क्या शो किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे आपको शो किया हुआ है डेज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, एंड इधर आपको शो किया हुआ है एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, फॉलोड बाय इन्फेक्शन बाय द सेम पैथोजन, ठीक है, एंड एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसी ग्राफ से रिलेटेड आपने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वैक्सीन जो है दैट इज एडमिनिस्टर्ड हियर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, डेज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, ये तो अराउंड 100 to 150 डेज के बीच, आई वुड से 130 140 डेज के बाद में री इन्फेक्शन हुआ विद सेम पैथोजन। ठीक है, तो वहां पर जो एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गई, एकदम से इंक्रीज हुई। ठीक है, एंड फिर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्सप्लेन व्हाई द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन कॉजेज एन इंक्रीज इन एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जब वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर की गई किसी की बॉडी के अंदर, तो वहां पर एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो वैक्सीन होते हैं ना दे कंटेन्स एंटीजन। ठीक है, क्या करते हैं, दे कंटेन एंटीजन, जो क्या करेंगे, दे स्टिमुलेट्स और एक्टिवेट्स द इम्यून सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, जो एंटीजन्स होते हैं क्या करेंगे, बेसिकली इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो क्या कर सके, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, बाय बी लिम्फोसाइट्स। अरे यार, जस्ट अ मिनट, ओके नहीं होगा ये ऐसे, चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, बाय बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, या फिर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो वो वहां पर जनरेट हो जाता है, इसी वजह से एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन वहां पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, चलो सेकेंड इज, इफ द चाइल्ड इज इन्फेक्टेड विद द सेम पैथोजन ऑलमोस्ट 4 months लेटर। यानी कि एक जो बच्चा है, अगर उसको सेम पैथोजन से इन्फेक्शन हुआ आफ्टर ऑलमोस्ट 4 महीने बाद, एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन इन हिज और हर ब्लड इंक्रीजेज वेरी फास्ट। ठीक है, तो उनकी बॉडी में क्या होगा, जो एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। आपको उसका रीजन देना है, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, आपको उसका रीजन देना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ, टेबल गिवन बिलो gives information about different type of immunity and how they are attained. Identify P, Q, R, S and T in the table. ठीक है, यानी कि इधर आपको टाइप ऑफ इम्यूनिटी दी हुई है, आपको इधर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बताना है, हो रही है नहीं हो रही है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स, ठीक है, एंड मोड अटेन। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग एक बार इसको देखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर 4 महीने बाद में किसी बच्चे को जो है वो सेम पैथोजन की वजह से वहां पर इन्फेक्शन हुआ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेमोरी सेल्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स वहां पर सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, एंड जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ना दैट इज फास्टर। ठीक है, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है दैट इज फास्टर। ठीक है, वो क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, जो एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी जल्दी इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के अंदर आपको नेचुरल, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होगी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होगी, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल वहां पर होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स क्या होते हैं बेसिकली, होते हैं, ठीक है। एंड किस तरीके से ये अटेंड होता है, बाय गेटिंग इन्फेक्टेड, ठीक है, तभी तो वहां पर क्या होगा बेसिकली, एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होगी, ठीक है। अब अगर बात की जाए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होगा, नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल, नो, ठीक है। मोड अटेंड, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी किस तरीके से अटेंड होती है, अक्रॉस द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। अब देखो यहाँ पर ही आपको दिए हुआ, हो सकता है पेपर में आपके लिए ये मिसिंग हो एंड बाकी पॉइंट्स आपको दिए हुए हो, तो आपको ये भी याद होने चाहिए, ठीक है। थर्ड आपको बोला हुआ है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये दोनों क्या थी, ये थी नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है, उनके अंदर एक्टिव और पैसिव पूछा हुआ था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी एक्टिव होता है और पैसिव होता है। सबसे पहले एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की अगर बात की जाए, तो क्या वहां पर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होता है, यस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, यस, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स, यस, ठीक है। एंड मोड अटेंड एक्टिव इम्यूनिटी किस तरीके से एक्वायर करते हैं यहाँ पर, गेटिंग अ वैक्सीन थ्रू ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है वहां पर क्या प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होता है, नो, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल, नो, ठीक है। एंड वो किस तरीके से अटेन होगी, बाय गेटिंग एन इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, बाय गेटिंग एन इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं इसके ऑप्शन में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। बी पार्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्मैक, स्मैक का केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, डायस्टाइल मॉर्फिन। व्हाई इज द कंजम्पशन ऑफ स्मैक कंसिडर्ड एज एन अब्यूज, ठीक है, जो कंजम्पशन ऑफ स्मैक है उसको एज एन अब्यूज क्यों कंसिडर किया जाता है, एज अ ड्रग अब्यूज क्यों कंसिडर किया जाता है, वो आपको बताना है, ठीक है। रीजन देखते हैं, व्हाई, बिकॉज इट इज हाईली एडिक्टिव एंड बीइंग अ डिप्रेसेंट इट स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, ठीक है, वो क्या करता है बेसिकली, इट इज अ डिप्रेसेंट, ठीक है, जो डायस्टाइल मॉर्फिन होता है इट इज अ डिप्रेसेंट, तो ये क्या करता है, जो बॉडी फंक्शन होते हैं उनको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, प्लस इट इज हाईली एडिक्टिव, ठीक है। तो इस वजह से इसको एज अ ड्रग ड्रग अब्यूज भी क्या किया जाता है बेसिकली, स्मैक के कंजम्पशन को कंसिडर किया जाता है। ओके, नेम द सोर्स प्लांट एंड वन इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, यानी कि मरिजुआना, कोकेन और मॉर्फिन, इनका सोर्स प्लांट क्या क्या है वो आपको बताना है, एंड इन ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे आपको वो बताना है। जो मरिजुआना होता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस सटाइवा, ठीक है, एंड इसका क्या इफेक्ट होता है। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन आपको ना दोनों ही सेम चैप्टर से पूछे हुए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे सेम चैप्टर से पूछे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो marijuana होता है ये क्या करता है, इट इफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, इट इफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसका मतलब आपको ये पता चल रहा है कि आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन हो सकता है सेम चैप्टर से भी पूछ ले, सेम यूनिट के डिफरेंट चैप्टर से ना पूछ के सेम चैप्टर से भी पूछ ले, ठीक है। दैट मीन्स हर चैप्टर आपके लिए करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो कोकेन होता है ये कहाँ से मिलता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, या फिर कोका प्लांट भी उसको बोलते हैं। ये क्या करता है, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है बेसिकली, जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन उसके ट्रांसपोर्ट के साथ में इंटरफेयर करता है। दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया, इंक्रीज्ड एनर्जी होगी, हैप्पीनेस होगी, ठीक है। सो वो जो प्लेजर्स होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है कोकेन, ठीक है। अच्छा, अब जो मॉर्फिन होती है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पैपावर सोमिनिफेरम, ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ डिप्रेसेंट, ठीक है, दैट मीन्स वो क्या करेगा, बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देगा, एंड इट रिड्यूसेस पेन, ठीक है, यानी एज अ सेडेटिव भी ये क्या करता है बेसिकली, एक्ट करता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया बेसिकली, इनके कुछ फंक्शंस हो गए कि ये क्या क्या फंक्शंस जो है वो बेसिकली, या क्या क्या इफेक्ट आई वुड से, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं इन पर्टिकुलर ड्रग्स के ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है। चल, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पार्ट ए की बात करते हैं।
Michelson and Stahl carried out an experiment to prove the nature of DNA replication. Recall the experiment and answer the following question. ठीक है, अच्छा अब डीएनए रेप्लिकेशन जो था मिसेल्सन एंड स्टैल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे हुए हैं, आपने उनका जवाब देना है। ठीक है, आपने क्या करना है, उनका जवाब देना है। चलो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन इज वो विच टू टाइप ऑफ नाइट्रोजन वर यूज्ड बाय देम इन देयर एक्सपेरिमेंट एंड व्हाई। ठीक है, कौन कौन से नाइट्रोजन उन्होंने यूज किए थे, उन्होंने यूज किए थे नॉर्मल नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है, N14 और N15 उन्होंने वहां पर क्या किए थे, बेसिकली यूज किए थे। ठीक है, क्यों यूज किए थे, ताकि वो दो टाइप के डीएनए प्रोड्यूस कर सके, लाइट एंड हैवी। ठीक है, जो N14 होता है वो क्या करता है, बेसिकली लाइट डीएनए प्रोड्यूस करता है, N15 क्या करता है, हैवी डीएनए प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने दो टाइप के नाइट्रोजन यूज किए थे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। Why did they take samples of E. coli at definite time intervals for their observation? यानी कि जो E. coli के सैंपल्स उन्होंने लिए थे वो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पे लिए थे, एक फिक्स टाइम इंटरवल पे लिए थे। ऐसा क्यों था, ठीक है। अब जो E. coli होता है ना, उसका जो जनरेशन टाइम होता है, ठीक है, उसका जो जनरेशन टाइम होता है दैट इज 20 मिनट्स। कितना होता है, दैट इज 20 मिनट। ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली जो सैंपल्स थे दैट वर टेकन एट एन इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, ताकि वहां पर मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है उसको ठीक तरीके से समझा जा सके। व्हेन ई कोलाई विद N15 डीएनए वाज कल्चर्ड इन मीडियम, ठीक है, N14 नाइट्रोजन, ठीक है, यानी कि N14 नाइट्रोजन मीडियम के अंदर जब ई कोलाई विच हैड N15 डीएनए उसको जब कल्चर किया गया वहां पर, तो वहां पर जो डेटा लिया गया वो एट एन इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स लिया गया हुआ है, बिकॉज जो ई कोलाई का जनरेशन टाइम है वो 20 मिनट्स होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स वहां पर मोड ऑफ रेप्लिकेशन अच्छे से हम लोग समझ सके, इसलिए वहां पर एक डेफिनेट इंटरवल पे क्या की गई, ऑब्जर्वेशंस ली। ठीक है, चलो स्टेट द रोल ऑफ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट इन देयर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि जो CaCl था उसका क्या रोल था, बेसिकली CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट का। तो वो क्या कर रहा था, इट वाज हेल्पिंग इन डिस्टिंग्विशिंग और सेपरेटिंग हैवी डीएनए फ्रॉम लाइट डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। वेरी सिंपल आंसर, ठीक है। एंड कंक्लूजन, वो क्या क्या कंक्लूजन पे उन्होंने अराइव किया था, तो कंक्लूजन वाज कि जो मोड ऑफ डीएनए होता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, जो मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, सो आई वुड से ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी था। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो अब इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखें एक बारी, देखते हैं। अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्ली प्लांट, अच्छा अब ये कहां से हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, चलो देखते हैं। A true breeding tall pea plant with round seeds is crossed with a recessive dwarf pea plant having wrinkled seeds. Work out the cross up to F2 generation giving the phenotypic ratios of F1 and F2 generation respectively. क्या इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है? राउंड सीड्स वाले टॉल पी प्लांट वो क्रॉस करवाना है विद अ रिसेसिव ड्वार्फ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो शो करनी है। ठीक है, आपको सीधा सीधा उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछ लिया है। अब बताओ इससे सिंपल क्या ही पूछेंगे वो आपसे। फिनोटिपिक रेशियोज आपको बतानी है। फिनोटिपिक रेशियोज क्या हो जाएंगी, 9:3:3:1 हो जाएंगी। क्रॉस आप बना सकते हैं, क्रॉस अभी देख लेंगे हम लोग। ओके, स्टेट द मेंडलियन प्रिंसिपल दैट कैन बी डिराइव्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ सच अ क्रॉस। अब आपको वो मेंडलियन प्रिंसिपल बताना है जो सिर्फ इस क्रॉस से क्या किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, तो वो आपको वहां पर बताना है। अब वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने वहां पे भी स्टडी किया था, क्योंकि हमको सिर्फ टॉल एंड राउंड प्लांट्स या फिर ड्वार्फ एंड रिंकल्ड प्लांट्स ही नहीं देखने को मिले थे। ठीक है, हमको टॉल ड्वार्फ का
कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला कुछ प्रोजेनीज में। सॉरी, टॉल ड्वार्फ बोल रही हूँ, टॉल एंड रिंकल्ड का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला था, प्लस ड्वार्फ एंड राउंड का जो कॉम्बिनेशन है वो भी कुछ प्रोजेनीज के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो सिर्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। टॉल राउंड सीड्स, ठीक है, विद ड्वार्फ रिंकल्ड सीड्स। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे बेसिकली, गैमेट्स क्या हो जाएंगे, यहां से आ जाएगा कैपिटल डी कैपिटल आर, इधर से आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। जब F1 जनरेशन के लिए इनको क्रॉस करवाया तो ऑल द प्लांट्स वर टॉल एंड राउंड। ठीक है, ऑल द प्लांट्स वर टॉल एंड राउंड। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से वहां पर, अरे जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इस तरीके से वहां पर क्या हो जाएगा बेसिकली, क्रॉस हो जाएगी, तो जितने भी प्लांट्स होंगे दैट विल बी टॉल एंड राउंड प्लांट्स। ठीक है, अब इनको आपस में जब क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर इनके गैमेट्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गैमेट्स क्या क्या निकल के आएंगे, गैमेट्स हो जाएंगे कैपिटल डी कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल डी कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल डी कैपिटल आर हो जाएगा टॉल एंड राउंड। ओके, इसके अलावा क्या हो जाएगा, टॉल एंड रिंकल्ड, डॉर्फ राउंड, डॉर्फ एंड रिंकल्ड। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इनके गैमेट्स हो जाएंगे, ये इनके क्या हो जाएंगे यहाँ पर, गैमेट्स हो जाएंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्रॉस दिखाई हुई है, क्रॉस आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इतना कर देंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलोंग विद पुनेट स्क्वायर आर टू बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स। ठीक है, चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, क्वेश्चन काफी इजी था। ठीक है, एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस आप लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पर आप लोग को नहीं बना के दिखाऊंगी इसको। ठीक है, चलो, सो इसी के साथ में हमने 2023 का जो पेपर है उसका भी डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसका भी डिस्कशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अभी जो पीडीएफ रहेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट मीन्स आज की वीडियो के साथ हमने लास्ट 3 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो पेपर आएगा दैट विल बी ऑफ 2022। ठीक है, एंड आई होप ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो। ठीक है, या आपको यूजफुल लग रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with another interesting video. Till then, keep learning.